है एवरीवन, मैं हूं अंजलि और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की 6th क्लास। इससे पहले मैंने 5 क्लासेस कंप्लीट करवा दी हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप भारत जीके विद अंजलि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सारी क्लासेस कंप्लीट करें अगर आने वाले दिनों में आपकी एसएससी एमटीएस की एग्जाम है तो। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नए सेशन की। पहला प्रश्न है अपना, इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे शामिल किए हैं जो कि आपकी एग्जाम में आ चुके हैं, यानी कि 3-4 साल में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन है वो भी इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन कि हाँ आने की संभावना है वो भी मैंने इसके अंदर शामिल किया है। कौन सा राज्य आवश्यक तत्व नहीं है, यानी कि अगर राज्य के अंतर्गत आवश्यक तत्व नहीं देखे जाएं तो आप इनमें से किसको देखोगे कि वो नहीं होना चाहिए तो भी चलेगा। तो जनसंख्या, कृषि, सेना और सरकार, तो इनमें से आवश्यक तत्व कौन सा नहीं है। अब आंसर यही दिया गया है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि सेना इसका आंसर है कि ये नहीं होगा राज्य के अंतर तो भी चलेगा, क्योंकि सेना का होना तो जरूरी है ना, क्योंकि दंगे हो जाए, फसाद हो जाए, कुछ भी हड़ताल वगैरह हो जाए तो किसकी जरूरत सबसे ज़्यादा होती है? सेना की होती है। सरकार की भी होती है, जनसंख्या की भी होती है, कृषि की भी होती है, यानी कि कोई भी एक चीज जो कंप्लीट ना हो तो भी राज्य इनकम्प्लीट ही कहलाएगा। पर यहाँ पे आंसर इनका ये था कि अगर सेना नहीं होगी तो भी चलेगा क्योंकि ये राज्य के आवश्यक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक तत्व है। अब वहां पूछा गया था नहीं होगा तो चलेगा, यहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए क्योंकि आवश्यक तत्व यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला राजधानी, जनसंख्या, ध्वज और संप्रभुता। राजधानी नहीं होगी चलेगा, जनसंख्या नहीं होगी चलेगा, ध्वज नहीं होगा चलेगा, यानी राजधानी नहीं होगी तो चलेगा, ध्वज नहीं होगा तो चलेगा। अगर जनसंख्या ही नहीं है, यानी कि छोटे स्तर पर देखें तो जनसंख्या अगर कम है तो वो ग्रामीण इलाका, थोड़ी और बड़ी तो शहरी इलाका, फिर थोड़ा नगरीय, फिर क्या खंड में चला जाएगा, विकास खंड, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, तहसील बोलते हैं, तहसील में हो जाएगा, फिर जिला, नगर परिषद, नगर पालिका, ऐसे करके राज्य का निर्माण होता है। तो जनसंख्या का होना भी जरूरी है, पर इनका आंसर है संप्रभुता होना जरूरी है। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना जरूरी है और ये संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भी लिखा हुआ है कि संप्रभुता से धर्मनिरपेक्ष से रिलेटेड। आगे बढ़े, नेक्स्ट है राज्य के आवश्यक तत्व हैं। वहां देखा था नहीं, फिर देखा था आवश्यक रूप से, एक ही पूछा था। यहाँ पे राज्य के आवश्यक तत्व हैं सरकार, स्वतंत्रता और जनसंख्या और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। सरकार भी होनी चाहिए, जनसंख्या भी होनी चाहिए, स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और मेरा कहना तो ये है कि सेना भी होना चाहिए क्योंकि सेना भी आवश्यक तत्व में से एक है। नेक्स्ट है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है। इस आंसर को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो भी आप इसका आंसर दे देंगे। कैसे? क्योंकि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है ये पूछा गया है। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, फ्रांसीसी प्रणाली, अमेरिकी प्रणाली, सामूहिक मंत्रिमंडलात्मक प्रणाली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। कैसे हो जाएगा इसका आंसर? क्योंकि ब्रिटेन वालों ने क्या किया है, अपने ऊपर 200 साल तक राज किया है, यानी कि अंग्रेजों के अपन गुलाम रहे हैं। अमेरिका भी रहा है। ब्रिटिश संसदात्मक क्योंकि ब्रिटेन वाले जो चीज़ें छोड़ के गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही तो आज चल रहा है, यानी कि अपना भारत जो कानून व्यवस्था लागू करता है। ऐसे तो संविधान क्या है, लचीला भी है, कठोर भी है, क्योंकि सभी संविधानों का क्या है इसके अंतर्गत मिश्रण है। सभी के संविधान यानी कि दूसरे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है। किंतु अगर संसदात्मक यानी कि शासन करने की प्रणाली की अगर बात करें तो वो ब्रिटेन के द्वारा ही ली गई है, क्योंकि वहां पे क्या है, राजकाज चलता है और अपना भारत क्या है, लोकतांत्रिक देश है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है मूल संविधान में शामिल थे, यानी कि जब संविधान का निर्माण होता है तो मूल संविधान में शामिल थे कितने अनुच्छेद? 372 अनुच्छेद 20 भाग 7 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, 370 अनुच्छेद 21 भाग 11 अनुसूचियां, 380 अनुच्छेद 23 भाग 8 अनुसूचियां। तो इसका आंसर हो जाएगा 370 अनुच्छेद 21 भाग, इसका आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां। यानी कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा होता है? तो ड्राफ्ट समिति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ड्राफ्ट समिति।
ड्राफ्ट समिति के द्वारा क्या होता है, इसका निर्माण होता है। ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष की अगर बात करूं तो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। और अगर मैं आपसे पूछूं संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो वो आ जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्या थे, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे, अस्थायी रूप से थे, अस्थायी थे। अगर मैं बात करूं स्थायी की, तो स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, स्थायी रूप से अध्यक्ष थे। अस्थायी की बात करूं तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बने, उससे पहले स्थायी या अस्थायी दोनों ही अध्यक्ष की बात करूं तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं संविधान की कि मूल प्रति, संविधान का जो निर्माण का कार्य किया गया है, निर्माता किसे कहा जाता है, सभी को अच्छे से पता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। किंतु अगर मैं आपसे ये पूछूं कि संविधान का निर्माण किसने किया, लिखा किसने, अपने हाथों के द्वारा लिखा था, किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कौन थे, तो इनके द्वारा क्या किया गया था, संविधान को लिखा गया था अपने हाथों के द्वारा। यानी कि ऐसा नहीं कि कंप्यूटर में टाइप कर दिया, प्रिंट आउट निकाल दिया, फिर सभी दूर बांट दिया कि भाई ये संविधान है हमारा, नहीं, हाथों से इन्होंने लिखा है संविधान को। और इसके अलावा संविधान को लिखने में टाइम कितना लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरे लगे थे। परंतु इसके अलावा भी इन्होंने कोई चार्जेस नहीं लिया था, कोई पैसा नहीं लिया कि संविधान का निर्माण मेरे द्वारा हुआ है, मैंने लिखा है, मुझे सिर्फ एक चीज ही चाहिए, मैं पूरा संविधान लिखूंगा, पर मुझे एक चीज चाहिए थी। और इनकी मांग क्या थी, हर पन्ने पे नाम यही लिखा हुआ मिले संविधान का। यानी कि ओरिजिनल अगर संविधान की प्रति कॉपियां आप देखोगे ना, तो उसके अंतर्गत लिखा हुआ यही रहेगा, हर पेज के आखिरी बुआओं पे। जैसे ये पेज है तो आखिरी में यहाँ पे इनका नाम लिखा हुआ मिलेगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कौन थे, तो ये इनके दादाजी थे। इनके पिता का नाम नहीं लगवा के इन्होंने इनके दादाजी का नाम लगवाया था। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी के द्वारा क्या किया गया था, संविधान को लिखा गया था। अब बात करूं संविधान की जो मूल प्रति बनी थी उसके ऊपर कितने सदस्यों के सिग्नेचर थे, तो 284। कितने, 284, 284 लोगों ने क्या किया था, इस पे सिग्नेचर किए थे संविधान को बनाने के अंतर्गत। पहले 395 था, अभी 448 पूर्व चला गया है। 8 अनुसूचियों की जगह कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और भाग आज कितने हैं, वो ही है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारत का संविधान किस प्रकार का है। जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया तभी मैंने आपको बताया था कि भारत का संविधान किस प्रकार का है, नम्य है, अनम्य है। जहां उसको झुकना चाहिए वहां झुकता है, जहां नहीं झुकना चाहिए वहां नहीं झुकता है। यानी कि आपको भारत का जो संविधान है उसमें कठोरता का उदाहरण भी देखने को मिलेगा, लचीलेपन का उदाहरण भी देखने को मिलेगा, मजबूती का उदाहरण भी देखने को मिलेगा, तो सरलता के साथ भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि संविधान का जो निर्माण हुआ है वो क्या हुआ है, सारे देशों की कुछ न कुछ अच्छी बातें भारत के संविधान में ली गई है। इसी वजह से तो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, क्योंकि सारे संविधान का मिक्सचर इसको बोलते हैं। तो भारत का संविधान किस प्रकार का है, स्वतंत्र राज्यों का संघ, राज्यों का एक यूनियन, अर्ध संघ राष्ट्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र राज्यों का संघ। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, क्या होगा, स्वतंत्र राज्यों का संघ किसको कहा जाता है, भारत को कहा जाता है। और उपयुक्त में से कोई नहीं, तो यही इसका आंसर होगा। अब क्या होगा, भारत का संविधान किस प्रकार का है, तो क्या कहते हैं इसको, अनम्य और नम्य दोनों ही प्रकार का है। दूसरा क्या है, कठोरता और लचीलापन सभी चीजें इसमें देखने को मिल जाएगी। तो आपको भारत का संविधान किस प्रकार का है, दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अनम्य, नम्य ये आ जाए तो इसका आंसर ये होगा। अगर ये नहीं आता है तो कठोरता एवं लचीलेपन का उदाहरण ये वाला आ सकता है। आगे बढ़े, नेक्स्ट है भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है। किस तथ्य पर आधारित है देखते हैं।
यहाँ राज्य के नीति निदेशक तत्व, दूसरे मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तीसरे यहाँ की सरकार लोकतांत्रिक है, और चौथा है जनता के द्वारा सरकार को चुन भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। प्रजातंत्र का अर्थ क्या होता है? लोकतांत्रिक, यानी कि अपने भारत के अंतर्गत क्या है? लोकतांत्रिक चीजें हैं, क्योंकि आप सरकार को चुन भी सकते हो, उठा सकते हो, गिरा सकते हो, सारी चीजें लोगों के हाथ में निहित होती हैं। तो यहाँ राज्यों के नीति निदेशक तत्व हैं, ये भी आपको सबको पता है, कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकार हैं, कहाँ से? अमेरिका से मूल करते हुए मौलिक अधिकार लिए गए हैं। यहाँ की सरकार लोकतांत्रिक है, ऑब्वियसली लोकतांत्रिक है, क्योंकि सरकार को चुनने का अधिकार हमें है, यानी कि हम वोट करते हैं फिर सरकार को चुनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई क्यूज दे दिया है उन्होंने, फिर आंसर दे दिया और फिर उनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या किसी और अन्य पद के ऊपर चुना जाए। जनता के द्वारा सरकार को चुन भी सकते हैं और बदल सकते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा। जनता के द्वारा सरकार को चुन सकते हैं, अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो उनको धड़ाम से वापस गिरा भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें किसके हाथों में निहित है? जनता के हाथों में निहित है। नेक्स्ट है सुलेमान और किरथर पहाड़ियां वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ियां कहाँ पे स्थित हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल कहाँ पे स्थित है? पहाड़ियों की अगर बात आए तो भारत में आपको हिमालय अपवाद तंत्र यानी हिमालयन पहाड़ियाँ आपको याद आ जाएगी। नेपाल की माउंट एवरेस्ट की बात आप कर लोगे, फिर अफगानिस्तान, फिर भारत, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो सीधा क्या आता है दिमाग में कि पाकिस्तान क्या है? कुछ भी नहीं है, जीरो है, यही याद आता है ना। क्योंकि पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ वर्तमान में स्थित है पाकिस्तान के अंतर्गत। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत से भी आगे है कुछ चीज़ों में पाकिस्तान। अब क्यों आगे हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, विश्व रैंकिंग निकलती है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों से आगे। अभी तो इनको क्या है? गैस सिलेंडर दिला दो, कोई आटा दिला दो, वो वाली बात हो रही है। इनको कश्मीर चाहिए कि हाँ हमको कश्मीर चाहिए। अब ये कश्मीर मांगने में व्यस्त नहीं है, अभी ये आटे की किल्लत में व्यस्त है और सिलेंडर के लिए व्यस्त हैं। आप सभी ने न्यूज़ भी पढ़ी होगी, क्योंकि वहाँ सिलेंडर की रेट क्या है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये मतलब बहुत बड़ी बात है। 10,000 रुपये में तो यहाँ 3 महीने का राशन आ जाता है, और वहाँ सिलेंडर की रेट ये है। और इनको क्या चाहिए? कश्मीर चाहिए, नल्ले पाकिस्तान को। अब बात करें सुलेमान की और किरथर की, तो ये कहाँ पे है? पाकिस्तान की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। और यहाँ पे क्या है? काले नमक की भी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, जो कि भारत में आयात होता है। काला नमक कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। आप लोग बहुत सारे होते हैं जो व्रत वगैरह करते होंगे, उपवास करते हैं, तो उनमें जो फलिहारी वगैरह लेते हो, जो काले नमक का यूज़ होता है, वो आप पाकिस्तान का नमक ही खा रहे हो, तो पाकिस्तान से आता है। फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, ड्राई फ्रूट की, तो ड्राई फ्रूट और फ्रूट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहाँ से होते हैं? पाकिस्तान से। और बहुत सारे देश हैं जो भी पाकिस्तान से आगे नहीं है इस मामले में, फ्रूट के मामले में बहुत सारे फ्रूट वहाँ से मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान के बारे में। जब मैं पाकिस्तान को पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी क्या क्या चीज़ें हैं पाकिस्तान के बारे में। आगे बढ़े। नेक्स्ट है मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मगध, मगधीरा मूवी तो सभी ने देखी होगी ना, रामचरण की मूवी है, अच्छी मूवी है, देख लेना नहीं देखी हो तो। मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मगध, पाटलिपुत्र, नालंदा विश्वविद्यालय, इन सारी चीज़ों को आपने इतिहास में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, इसको जाना जाता है बिहार के नाम से। बिहार, मगध कहाँ पे था? बिहार के अंदर। इसी के अलावा मैं बात करूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, तो वो भी कहाँ आ जाएगा? बिहार में, नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भी वही है। यानी कि प्राचीन विश्वविद्यालय की अगर मैं बात करूँ नालंदा, और एक आ जाता है तक्षशिला, जो कि बंटवारे से पहले भारत के अंदर था और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान के अंदर है, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है। बिहार को पहले मगध के नाम से जाना जाता था। इसी के अलावा बिहार से एक और देश की सीमा लगती है, नेपाल की।
किसकी? नेपाल की। ये है जैसे भारत का नक्शा और इस वाले एरिया में है बिहार, तो यहाँ से नेपाल की सीमा लगती है। मुझे नक्शा बनाते याद नहीं है, इसी वजह से नहीं बना रही हूँ, अपमान होता है, तो आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो मैंने मध्य प्रदेश के बारे में कई बार आपको बताया है, टाइगर स्टेट्स को बोलते हैं, सोया प्रदेश भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे 2 ज्योतिर्लिंग है, महाकाल और ओमकारेश्वर। महाकाल कॉरिडोर यहाँ बन चुका है जिसकी लागत 750 करोड़ प्लस आई थी। इनका उद्घाटन करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी जी आते हैं। किस वजह से? क्योंकि कुंभ का मेला यहाँ लगता है, बहुत सारी चीजें करने के लिए। काशीनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। पूरी चीजें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। महाराष्ट्र की मैं बात करूँ तो जीआई टैग दिया गया है महाराष्ट्र के सफेद प्याज को। इसके अलावा भी महाराष्ट्र की रत्नागिरी के आम, हाफूस आम बहुत प्रसिद्ध हैं। किस किस ने खाए? मैंने तो खाए हैं, मुझे तो बहुत पसंद हैं, और अगर आपने भी खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो नौटंकी यहाँ का क्या है? प्रमुख लोक नृत्य या नाटक बोल सकते हैं। लोक नृत्य में आ जाएगा रासलीला, ये भी यही है। उत्तर प्रदेश वालों को तो मैंने काफ़ी समय बोला है कि आप सभी बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि कृष्ण भगवान की अगर बात करूँ तो भी वहीं जन्म, राम भगवान की बात करूँ तो भी वहीं जन्म, और अयोध्या का मंदिर सबसे बड़ा जो बनने जा रहा है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हैं। मगध की बात अपन ने कर ली है, बिहार को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस नदी को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है? इंडस यानी कि क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। तो इंडस किस नदी का पूरा एक और नाम है? तो सिंधु नदी का। सिंधु नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करूं मैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है? मानसरोवर की झील से आता है, यानी तिब्बती एरिया से। और ब्रह्मपुत्र बारे में भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। सारे गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, अफातंत्र, हिमालय, प्रायद्वीपीय नदियाँ, पूर्व पश्चिम से बहने वाली नदियाँ, सारी की सारी नदियाँ भी मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम को फाइट करने जा रहे हैं तो इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब इंडस नदी को एक और अन्य नाम से, यानी कि संस्कृत में सिंधु नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करूं तो इसको सांगपो कहा जाता है। सांगपो क्यों? क्योंकि भारत के बाहर से, यहाँ से निकलती हैं, और ये जो एरिया है भारत का, यहाँ से निकल के पूरा सीधा सीधा चलती है, यानी कि सर्पिल कार में चलती है। सर्पिल कार में चलने की वजह से सांगपो कहा जाता है। ये चाइना में भी बोले तो सांगपो इसको कहा जाता है। फिर कहाँ आ जाती है ये? असम, अरुणाचल प्रदेश में आती है। अरुणाचल में, तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नदी से। दिहांग, और डिंग भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंग भी इसको कहा जाता है, दिहांग भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को। अब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ब्रह्मपुत्र। भारत में किस नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। भारत में किसी अन्य नाम से इसको जाना जाता है। तब कि लोगों के बारे में अगर आप बोलोगे ना कि ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी ही नाम लेंगे, सांगपो कोई नहीं बताएगा, दिहांग कोई नहीं बताएगा, जो भारत में कहे जाने वाला नाम है ओरिजिनल, तो वो भी आपको कोई नहीं बताएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी की अगर मैं बात करूँ तो इसके भी बहुत सारे नाम हैं। क्या कहा जाता है इसको? भागीरथी, अलकनंदा, भागीरथी क्यों कहा जाता है? तो कि भागीरथी जी की वजह से ही क्या होता है, गंगा धरती पे आती है, तो इसी वजह से भागीरथी के नाम से भी जाना जाता है। अलकनंदा पद्मा के नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश में जाती हैं पद्मा के नाम से। और फिर पश्चिम बंगाल में जाती हैं तो हुगली नदी के नाम से जानी जाती हैं, हुगली नदी। इसी नदी के अन्य नाम हैं, तो मेघना जमुना नदी का नाम है, जमुना नदी का। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनको उपनाम से भी जाना जाता है। गंगा नदी के नाम भी मैंने आपको बता दिया है। सतलज नदी के इसको कहा जाता है तीस्ता नदी। बहुत सारे नाम हैं इनके। और सतलज नदी क्या है? ये सिंधु नदी की क्या है? सहायक नदियों में से एक है, और सहायक नदियां बहुत सारी हैं। सिंधु की क्या क्या है? झेलम, रावी, व्यास, सतलज और चिनाब। रावी, सतलज, व्यास, चिनाब।
और ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको भारत पाकिस्तान का जल समझौता भी पढ़ाया था कि 3 नदियां हैं जिनका पानी पाकिस्तान में 80% है, 20% भारत के पास में है, और 3 नदियां ऐसी है जिनका 80% पानी भारत के पास में है और 20% पानी पाकिस्तान के पास में है। तो सिंधु नदी जल समझौता भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट है बुर्ज होम कहाँ पे स्थित है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, हरियाणा, असम, उड़ीसा। कहाँ पे है बुर्ज होम? जम्मू कश्मीर के अंदर है। बुर्ज होम क्या है? एक ऐतिहासिक स्मारक है जम्मू कश्मीर का जिसका नाम है बुर्ज होम। इसको बुर्ज होम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं तो मेहरगढ़ का नाम आते से सीधा दिमाग में आया होगा जोधपुर। क्या आया होगा? जोधपुर। जबकि इसमें आपको राजस्थान भारत भी देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत अगर देखने को मिलता तो ये चीजें हो जाती। मेहरगढ़ का आंसर सीधा आप टिका के आ जाते जोधपुर, पर इसका आंसर यही नहीं होगा। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो कहाँ पे है? बलूचिस्तान के अंदर है। और बलूचिस्तान कहाँ आता है? पाकिस्तान के अंतर्गत ही आता है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? तो वही है। आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। मेहरगढ़ दुर्ग आपसे नहीं पूछा गया है, आपसे सिर्फ मेहरगढ़ शहर के बारे में पूछा गया है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है भीमबेटका कहाँ स्थित है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? अब आप देखोगे यहाँ पे कहीं से कहीं तक मध्य प्रदेश के विदिशा या रायसेन जिले का नाम नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश का नाम भी नहीं है, क्योंकि भीमबेटका का नाम आते से ही मध्य प्रदेश। अजंता एलोवेरा की गुफा का नाम आते से ही कहाँ पे चले जाओगे? महाराष्ट्र चले जाओगे। उदयगिरी की खंडगिरी की गुफा का नाम आते से उड़ीसा चले जाओगे। तो भीमबेटका का आपसे पूछा गया है कि भीमबेटका कहाँ पे है? गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी, सिंधु घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी। अगर आपने मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रखी हैं तो आपको इसका आंसर लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी एकमात्र ऐसी है जो मध्य प्रदेश की जीवन दायिनी नदी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता है भीमबेटका। और नर्मदा घाटी कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश की है। और जबलपुर में क्या करती हैं? धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। जब मैंने मध्य प्रदेश के जिलावार अध्ययन पढ़ाए थे, जिला दर्शन सीरीज मैंने जब पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने सारी चीजें आपको कवर करवाई हैं। वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हो और किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो जिला दर्शन आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है सुरकोटड़ा कहाँ पे स्थित है। सुरकोटड़ा कहाँ पे है? तो खागरा, फाफड़ा, जलेबी, इन सारी चीजों का नाम आते से किसका नाम याद आता है? गुजरात का। ढोकला, तो ये क्या है? सुरकोटड़ा। तो ये कहाँ पे है? गुजरात के अंतर्गत आ जाएगा। ये महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा वालों की बात नहीं है, ये सिर्फ गुजरात वालों की बात है। मीठे लोग होते हैं, मीठे बहुत खाते हैं। तो सुरकोटड़ा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर है। आगे बढ़े। नेक्स्ट है कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभाजित था? कालीबंगा, धोलावीरा, लोथल और मांडा। तो धोलावीरा जो था ये 3 में विभाजित था, 3 हड़प्पीय नगरों में ये विभाजित था। धोलावीरा को सिंधु हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है धोलावीरा है कहाँ पे? तो धोलावीरा आ जाएगा गुजरात के अंदर। और गुजरात के कौन से जिले में है ये? तो कच्छ के अंदर है धोलावीरा। और धोलावीरा एक गुजरात की एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था धोलावीरा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में कौन संबंधित नहीं है, यानी कि 1857 के विद्रोह में ये लड़ने के लिए नहीं आए थे, बाकी सब लड़ने आए थे। यानी कि इनमें से चार ऑप्शन में से एक जो नहीं आए थे, बाकी 3 जो आ चुके हैं। बेगम हजरत महल आए थे लड़ने, झांसी की रानी आई थी लड़ने, कुंवर चैन सिंह आए थे लड़ने, पर भगत सिंह आए थे क्या? नहीं आए, क्योंकि इनका जन्म कब हुआ? 1920 के बाद, मतलब 1920 से थोड़े टाइम पहले हो चुका था, क्योंकि चोरी चोरा हत्याकांड से ही उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आने लग गई थी और वो क्या बन गए थे? क्रांतिकारी बन चुके थे छोटी उम्र से ही, क्योंकि 21 वर्ष की उम्र में तो उनको फांसी दे दी गई थी। तो भगत सिंह 1857 की क्रांति में नहीं आए थे। बेगम हजरत कहाँ से हैं? ये थी यूपी से।
बेगम, हजरत महल। झांसी की रानी की अगर मैं बात करूं तो यूपी से ये आती हैं। इनका जन्म कहाँ से होता है? वाराणसी से होता है। झांसी की रानी कहलाती है क्योंकि वहाँ इनका विवाह हो जाता है। तात्या टोपे, धोंडो पंत, बहुत सारे थे इनके साथ में जो क्रांतिकारी थे और बहुत सारे थे जो शहीद हो चुके थे। कुंवर सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये आते हैं बिहार से। और अगर यहाँ पे कुंवर सिंह के अलावा कुंवर चैन सिंह लिखा हुआ मिले, कुंवर चैन सिंह, तो इनका बहुत सारा इतिहास आपको देखने को मिल जाएगा। कुंवर चैन सिंह, इनकी समाधि भी बनी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर, और मध्य प्रदेश के प्रथम सेनानी के रूप में इनको जाना जाता है, कुंवर चैन सिंह को। और भगत सिंह को तो आप सभी जानते हैं, क्रांतिकारी थे। नेशनल असेंबली में क्या कर दिया था? बम विस्फोट कर दिया था। किसी की मृत्यु नहीं हुई थी, सिर्फ उनको जगाने के लिए ऐसा बम का धमाका करना जरूरी था। ये इनके शब्द थे। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव दिया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव दिया तो कांग्रेस के अध्यक्ष आपसे पूछे गए कि कौन थे, तो थे मौलाना आजाद। कौन थे? मौलाना आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में बता चुकी हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बता चुकी हूँ, और महात्मा गांधी जी तो बात बात पे क्या करते थे? आंदोलन करना इनका काम था। और आंदोलन में अगर इनका साथ नहीं दिया तो सीधा इनका एक ही मुद्दा था, आमरण अनशन करूंगा, कुछ भी नहीं खाऊंगा पीऊंगा, ये सारी चीजें इनकी थी। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते की अगर मैं बात करूं तो ये वही समझौता था जिसको देश आज भी याद करता है, तो गुस्सा करता है गांधी जी को लेके। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन समझौता एकमात्र ऐसा समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन कौन थे? तो वायसराय थे उस समय के, गांधी जी जब भारत में थे। और इस संधि के दौरान गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की क्या फांसी रुकवा सकते थे, पर उन्होंने रुकवाई नहीं, क्योंकि इरविन ने कहा था कि अगर इनकी ये बात मान ले, फिर से कोई ये नहीं करे, अटैक नहीं करे किसी भी तरीके से, क्योंकि ये थे नरम दल वाले और वो थे गरम दल वाले। तो इनका कहना था कि मैं किसी की गारंटी नहीं ले सकता, मैं किसी को रोक नहीं सकता कि वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ करेंगे नहीं करेंगे। तो अगर वो हाँ भर लेते तो शायद उनकी फांसी रुक जाती। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनकी फांसी रुक सकती थी, किंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया था। ये इनकी संधि बहुत खराब रही है। 1920 की अगर मैं बात करूं तो 1920 में इन्होंने चलाया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1922 में चला था। जैसे असहयोग आंदोलन तो चल ही रहा था। असहयोग आंदोलन में क्या था कि ब्रिटिश सेना या ब्रिटिश चीज़ों को हाथ नहीं लगाना है, यानी कि उनके द्वारा जो भी चीज़ों का निर्माण हो चुका है, चाहे भले ही कपड़ा हो, जूते चप्पल हो, शराब हो, कोई भी चीज़ें हो, आप ब्रिटिश लोगों की बनी हुई कोई भी चीज़ों का उपयोग नहीं करोगे। वो था असहयोग आंदोलन के दौरान। और इसी में गुस्साए हुए लोगों ने चोरी चोरा हत्याकांड को अंजाम दिया था। 22 पुलिसकर्मी मर गए थे इसमें। पूरे थाने को जला दिया। चोरी चोरा एक स्थान है, कहाँ? गोरखपुर, यूपी के अंदर आता है वो। 1922 क्या होता है? चोरी चोरा हत्याकांड, चोरी चोरा। 1942 की मैं बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, भारत छोड़ो। और इसी साल क्या आता है? क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन आता है। तो ये सारी चीजें हुई थी जब गांधी जी क्या थे? सत्ता में तो नहीं कह सकते, पर गांधी जी थे, उसी समय की बातें हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा चलाई गई सारी चीजें हैं और सारे आंदोलन हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्य के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित लगाया गया है? प्रतिबंधित लगाया गया है कौन से संविधान संशोधन में? तो संविधान का 52वां कानून, संविधान का 52वां संशोधन कानून जो था, जिसके अंतर्गत क्या था? किसी दल के निर्वाचित सदस्य दल बदल में निम्नलिखित पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ये लिखा हुआ है 52वें संशोधन के अंतर्गत। अभी तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो 100 हो चुके हैं, 100 संशोधन हो चुके हैं। 395 अनुच्छेद थे और 100 क्या हो चुके हैं? संशोधन हो चुके हैं। यानी कि कोई ना कोई नई नई चीजें जुड़ती जा रही है भारत के संविधान के अंदर। संविधान का 41वां, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता के बारे में, धर्मनिरपेक्षता। 42 की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत लिखा हुआ धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता। नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक तत्व। और क्या है? देश की एकता और अखंडता, देश की
एकता और अखंडता, एकता और अखंडता के बारे में लिखा हुआ है। और अगर मैं संविधान का 51वां संशोधन कानून की अगर बात करूं, अंतर्गत क्या लिखा हुआ है, मणिपुर और मेघालय, क्या है, मणिपुर और मेघालय, मणिपुर और मेघालय राज्य जो हैं उसमें क्या है, जो सांसद चुने जाते हैं, सांसद वो क्या है, अनुसूचित जाति के भी आ सकते हैं, अनुसूचित जाति के आ सकते हैं, अनुसूचित जाति के, यानी कि इनको आरक्षण भी दिया गया है और अनुसूचित जाति के सांसद चुनने का अधिकार 51वां संशोधन कानून पारित किया, जिसमें मणिपुर और मेघालय दोनों राज्यों को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब कर लिया था, तो अगस्त 1971 के अंतर्गत। तो इसमें क्या होता है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी कि बैंकों को मर्ज कर दिया था, जो कि अगस्त 1971 के अंतर्गत किया गया था, जो चीजें आज भी चली आ रही हैं। नेक्स्ट है, विकास केंद्र उपागम की इस योजना के अंतर्गत अपनाया गया है, यानी कि भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना चल चुकी है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना और पंचम। तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास केंद्र उपागम की योजना को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें से क्या आंसर आप लगाने वाले हो, क्योंकि अमेरिका, रूस, चीन, ब्राजील, इसमें से इसका कोई भी आंसर नहीं है। संसार में तांबे का अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक है चिली, क्या है, चिली। और मैंने चीन इसी वजह से लिखा है कि बहुत सारे कंफ्यूज होकर सीधा टिका देंगे चीन को, पर चीन नहीं है, चिली इसका आंसर होगा कि संसार में तांबा का अयस्क सबसे बड़ा उत्पादक देश अगर है तो वो है चिली। अमेरिका, रूस, चीन नहीं है, चिली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की गई है। डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा और मैग्नेट रेखा। रेड क्लिफ की अगर मैं बात करूं तो रेड क्लिफ सर जो थे उनके द्वारा क्या किया गया था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा या रेखा बना दी गई थी, तो वो कौन आ जाएगी, रेड क्लिफ। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा है, रेड क्लिफ। मैकमोहन की बात करूं तो भारत और तिब्बती एरिया यानी कि भारत और चाइना के मध्य आ जाएगी, भारत और चीन के मध्य क्या आ जाएगी, मैकमोहन रेखा। डुरंड की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगी अफगानिस्तान और क्या आ जाएगा, पाक के मध्य यानी कि पाकिस्तान के मध्य। मैग्नेट, ये मैगजोट है, इनके मध्य क्या है, तो फ्रांस और जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी के मध्य कौन सी रेखा है, मैग्नोट। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, विस्तृत अन्य वित्तीय वर्षावन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं कांगो घाटी के अंदर। कहाँ पाए जाते हैं, कांगो घाटी, हिमालय घाटी के अंदर। चंदन के पेड़ ज्यादा पाए जाएंगे क्योंकि वहां पे क्या है, बहुयात में औरतें क्या करती हैं, उनको जलाने का कार्य करती हैं। और कर्नाटक का तो आपने देखा ही है, कर्नाटक की चीजों को वहां पे शूट किया गया है। पुष्पा मूवी तो आपने देखी होगी, जिसके अंदर क्या था, चंदन की खेती, चंदन की लकड़ियों के बारे में बताया गया था। पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला। आगे बढ़े। नेक्स्ट है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। 16 सितंबर, 5 सितंबर, 24 अक्टूबर और 1 मई। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, वो भी इंटरनेशनल वाला, इंटरनेशनल, नेशनल नहीं। तो 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन परत दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 1 मई को मनाया जाता है विश्व मजदूर दिवस। ये थे आज के अपने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा, जो भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे न्यू वीडियो का अपडेट सर्वप्रथम आपके पास में पहुंच जाए, इसी वजह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।